उत्तर प्रदेश के कानपुर से इंसानियत को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया, जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दरअसल कानपुर में एक 13 साल के लड़के का रेप कर दिया गया। बिल्कुल सही सुना आपने, एक लड़के का रेप कर दिया गया। दरअसल रेप जैसी घटना जब भी सामने आती है तो ऐसी घटनाओं में लड़कियों से मामले को जोड़ा जाता है, लेकिन कानपुर में सोचिए कि लड़की तो हटाइए, अब लड़के तक सुरक्षित नहीं है। यूपी सरकार में ये सरकार चीख चीख कर कहती है कि हमारे यहाँ महिलाएं और बेटियों को बहुत सम्मान देते हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा तो छोड़िए, यहाँ आपके राज्य में लड़के तक सुरक्षित नहीं है। सबसे पहले बता दें कि इस 13 साल के लड़के को किडनैप किया गया, उसके बाद इसका गैंग रेप किया गया, 2 लोगों ने गैंग रेप किया, उसके बाद इसकी बर्बरता से हत्या कर दी गई है। और ये पूरा मामला यूपी के उसी कानपुर का है, जहां से ऐसी वारदात आने के बाद भी अब तक सरकार और प्रशासन की तरफ से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। इस पूरी घटना को लेकर हमारे भी सरकार से कुछ तीखे सवाल हैं, और वो है जैसे कि यूपी में आखिर सुरक्षित कौन है? लड़कियां तो सुरक्षित थी नहीं, अब लड़के भी सुरक्षित नहीं है, तो बताइए आखिर यूपी सरकार की सुरक्षित कौन है? दूसरा सवाल, क्या सो रही है योगी सरकार? अब तक एक आरोपी गिरफ्तार किया गया, दूसरा आरोपी अभी फरार है, अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। तीसरा सवाल, क्या अब लड़के भी नहीं है सुरक्षित? लड़कियों के लिए तो आपकी सुरक्षा फेल हो गई, अब लड़कों का देखते हैं कि आगे क्या भविष्य होगा। कौन बचाएगा समाज में मान? कब तक होगा खुलेआम अत्याचार? सरकार प्रशासन जवाब दो। आप देख रहे हैं हमारा खास शो जवाब दो, और मैं हूं आपके साथ निशा कश्यप। इस पूरी घटना की बात करें उससे पहले हम चाहेंगे कि कुछ फुटेज है, कुछ वायरल वीडियोस है जो इस घटना से जुड़ी हुई है, उसे भी आप देख लें, उसके बाद मामले की बात करेंगे। वीडियो को देखकर आप ये अंदाजा लगा चुके होंगे कि इस 13 साल के बच्चे के साथ किस तरीके की अमानवीय हरकत की गई है और इसे कितनी दर्दनाक मौत दी गई है। ये घटना बता दें कानपुर के मकनपुर की घटना है, और ये जो बच्चा आपने देखा वो 5वीं क्लास का 13 साल का बच्चा है। वहीं उसकी कुकर्म यानी कि रेप के बाद उसकी हत्या कर दी गई है। बहुत ही विभत्स ये कांड है, ये घटना है। वहीं आरोपियों ने क्या किया कि डेड बॉडी को कुएं में फेंक दिया। पहले वो उसे किडनैप करते हैं, रेप करते हैं, उसके बाद उसे कुएं में फेंक देते हैं। इस पूरे मामले को लेकर पुलिस ने क्या किया, जब ये मामला पुलिस तक पहुंचता है तो पुलिस घर वालों को सूचना देती है कि एक डेड बॉडी मिली है, वो आपके बेटे की पहचान के रूप में हुई है, वो शव की पहचान, और ये आपका बेटा है। उसके बाद फिर क्या करते हैं पुलिस, उसी लाश में पैकेट में उसके जेब में मोबाइल होता है उस बच्चे के पास, उससे फोन घुमाते हैं और परिवार को बताते हैं कि आपका बेटा यहाँ पर मृत पड़ा हुआ है। उसी के अलावा शक के आधार पर उसी कानपुर में, उसी के जहां ये घटना हुई उसी के घर के आसपास, वहां पे से एक आरोपी जिसपे शक होता है, शक के आधार पर अली उर्फ हुसैनी को, जो कि 22 साल का है, उसे अरेस्ट किया जाता है शक के आधार पर। उसके बाद क्या की जाती है, तलाशी ली जाती है, तो जो बच्चे का मोबाइल होता है वो उसी आरोपी के पैकेट से मिलता है, जिससे उसके परिवार वाले को, यानी कि मरने वाले बच्चे के परिवार वालों को सूचित पुलिस द्वारा किया जाता है। उसके बाद सख्ती से जब पुलिस एक्शन लेकर पूछताछ करती है उस पकड़े गए 22 साल के हुसैनी आरोपी से, तब जाकर वो सारा सच बताता है, और जो वो बताता है वो सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आरोपी से जब पूछताछ होता है तो वो बताता है कि हमें ये पता था कि वो बच्चा हर दिन जिम जाता था, यानी कि जो आरोपी है वो कोई बाहरी आरोपी नहीं है। उस आरोपी को इस बच्चे का हर एक रूटीन, हर एक डेली जो कार्यक्रम उसका होता था, कब क्या कर रहा है, वो हर कुछ उसको पता होता था, यानी कि इसकी प्लानिंग पहले से ही चल रही थी। वो कहता है कि छात्र हर दिन शाम को जिम जाता था, 8:30 बजे छात्र जिम से लौट रहा था, जो 13 साल का जो मृतक बच्चा है जिसके साथ कुकर्म हुआ वो। फिर वो बताता है कि मैं और अजहर, यानी कि वो आरोपी 22 साल का, उसके अलावा उसका एक और साथी दोस्त अजहर जो है, वो उस बच्चे को बुलाते हैं। उसके बाद बहाने से गांव से आधा किलोमीटर दूर लेकर चले जाते हैं, और वहां पर रस्सी और रॉड पहले से ही उनके पास तैयार होता है, क्योंकि इनका तो प्री प्लान्ड होता है कि किडनैप करेंगे और ये करेंगे, इसलिए वो सब कुछ पहले से इंतजाम करके रखे होते हैं। वहां ले जाकर उस बच्चे को रस्सी से उसका हाथ बांध देते हैं, पैर बांध देते हैं, उसके बाद उसके साथ बलात्कार करते हैं। उसके बाद छात्र जब बेहोश हो जाता है तो उसके बाद क्या करते हैं, वो रस्सी से उस बच्चे का गला घोंट देते हैं और उसको जान से मारने की कोशिश करते हैं। उतने से भी दरिंदों का मन नहीं भरता, तो वहां पर लोहे की एक रॉड रहती है, उसे उठाकर उस बच्चे को तब तक पीटते हैं जब तक कि वो आखिरी सांस अपनी लेना छोड़ ना दे।
अब वो कहता है आरोपी कि हमने ऐसा इसलिए किया ताकि छात्र जिंदा न रह जाए। उसके बाद पेट से लेकर सोचिए सीने तक क्या करता है, वो सरिये से कम 40 से 42 बार उस बच्चे को मारता है ताकि वो पूरी तरह से खत्म हो जाए, थोड़ी भी आशा न बचे उस बच्चे के बचने की। उसके बाद उस जो बर्बरता की गई जिस बच्चे के साथ, उसके शव को उठाकर कुएं में फेंक दिया जाता है। और उसके बाद बच्चे के पैकेट में जो मोबाइल होता है, वो पैकेट में से फोन निकालकर आरोपी क्या करता है, 6 मार्च की सुबह उस लड़के यानी मरने वाले बच्चे के बड़े भाई को व्हाट्सएप पे मैसेज करता है कि तुम्हारा लड़का हमारे पास है। उसके बाद वो लिखता है कि अगर लड़का जिंदा चाहिए तो शाम 10 लाख रुपए इंतजाम कर दो शाम तक आज। यानी कि वो फिरौती की मांग करता है। एक तो उतना कर चुका, वो कुकर्म कर चुका, बच्चे को मार चुका है, अब जिंदगी नहीं बची उस बच्चे की, उसके बावजूद उसका मन नहीं बढ़ता। तो वो जो दरिंदा है वो क्या करता है कि वो उसके बड़े भाई को व्हाट्सएप करके और 10 लाख की फिरौती की रकम की मांग करता है। उसके बाद फिर वो लिखता है कि अगर पुलिस को खबर दी तो तुम्हारे लड़के को जान से मार देंगे। अब इस पूरे मामले के बाद हैरानी की बात अब आती है कि क्या होता है कि जो बच्चे मरने वाला बच्चा है, छात्र 5th क्लास का 13 साल का, उसके घर वाले मैसेज नहीं देख पाते। कई बार होता है कि काम के चलते मोबाइल हम नहीं देख पाते और हमें पता नहीं चल पाता किसका मैसेज आया। उसके बाद क्या होता है, वो जो आरोपी होता है वो बात में उस बच्चे के घर जाता है और वो कहता है, उससे जब पता चलता है कि अच्छा यहाँ पे इनका बच्चा खोया है, तो बात में परिवार वालों से वो कहता है कि एक बार फोन चेक कीजिए, क्या पता जिन्होंने किडनैप किया है उनका कोई मैसेज आया होगा। सोचिए कि उसके अंदर की इंसानियत किस हद तक मर चुकी है कि वो व्यक्ति बेशर्मों की तरह जिस बच्चे के साथ उसने बलात्कार किया, उसे मारकर फेंक कर आया है, उसके बाद उसके घर वाले के पास जाकर कहता है कि चेक कीजिए, शायद आपके फोन पर कोई मैसेज आया होगा, फिरौती की मांग की गई होगी। और जब वो देखता है, उसका बड़ा भाई फोन चेक करता है तो वाकई फिरौती की मांग की जाती है। और तब जाके जब मैसेज पढ़ लेता है तो बड़ा भाई उस मैसेज के जवाब में लिखता है कि खाता नंबर दो, कहाँ भेजना है, जगह बताओ। इतना सब कुछ वो बड़ा भाई कहता है। वो सोचता है कि चलो पैसे तो जाएंगे, मेरा भाई तो आ जाएगा, लेकिन वो आरोपी इस पर कोई जवाब नहीं देता मैसेज का रिटर्न। उसके बाद वो क्या होता है कि ये पूरी जो घटना है, वहाँ वो ऐसे ही लाश को वहाँ 40 फीट गहरे कुएं में फेंककर दोनों आरोपी फरार हो जाते हैं। पुलिस वाले को फिर घर वाले सूचना देते हैं कि हमारा जो बच्चा है इस समय से लापता है। उसके बाद पिता क्या बताते हैं, बता दें कि जो पिता है वो बिल्हौर कोतवाली में प्रॉपर्टी डीलर है। मरने वाला जो बच्चा है 13 साल का, वो कहता है कि उनका 13 साल का बच्चा है और ये जो मेरा 13 साल का बेटा है वो 11 भाई बहनों में सबसे छोटा और सबसे लाडला है। क्लास 5 में मेरा वो बेटा पढ़ता था। वही वो बताया कि मेरा बेटा 5 मार्च को लापता हुआ, 6 मार्च को उसका शव पुलिस ने कुएं से ढूंढ कर निकाला। उसके बाद फिर पुलिस आगे बताती है कि जो हुसैनी का साथी एक और था, जो 24 साल का अज्जू था, वो इस वक्त फरार है। उसके अलावा कहता है कि अज्जू की तलाश में पुलिस की टीम को लगा दिया गया है और अज्जू को भी अरेस्ट करके हम जेल भेज देंगे और जो शव है बच्चे का वो पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा चुका है। उसके अलावा पुलिस बताती है कि छात्र के ऊपर जो हमने शव देखा उस पर 42 चोट के निशान मिले हैं। डीसीपी वेस्ट आरती सिंह बताती है और जानकारी देती है कि जो हुसैनी है उसको अरेस्ट करके हमने जेल भेज दिया है और जो दूसरा आरोपी है उसकी हम तलाश कर रहे हैं। लेकिन सोचिए कि कितनी घिनौनी बात है और कितनी बर्बरता से एक जान तो ले ली गई, लेकिन ये सिर्फ एक जान नहीं है बल्कि ये सीधे सीधे इस ओर इशारा है कि हमारा समाज किस गर्त की तरफ बढ़ रहा है, किस गंदगी की तरफ बढ़ रहा है। उससे भी ज्यादा आपको हैरानी एक बात जानकर होगी कि जब आरोपी से पूछताछ में पूछा गया कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, तो आरोपी कहता है कि सर रमजान का वक्त चल रहा था और बीवी शारीरिक संबंध बनाने के लिए तैयार नहीं हुई। उसने कहा कि रोजा में ऐसी नापाक हरकत हम नहीं कर सकते और उसी शरीर की भूख, उसी शरीर के हवस को पूरा करने के लिए वो जो आरोपी है वो क्या करता है, एक बच्चे को शिकार बनाता है और वो कहता है कि रमजान में हमने जो अपनी जो सेक्सुअल डिजायर है उसे पूरा करने के लिए उस लड़के का, उस बच्चे का हमने रेप किया, पहले किडनैप किया उसके बाद रेप किया। सोचिए कि जिस अल्लाह की इबादत रमजान के दौरान करते हैं लोग, 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं ताकि उन्हें अल्लाह की इबादत का कुछ ना कुछ जो फल है वो मिल सके, और ऐसे में ये दो जो दरिंदे हैं, ये जो 2 मुस्लिम आदमी हैं, इन्होंने इस हद तक गंदा हरकत किया है जिसके बारे में आप सोच तक नहीं सकते। वो बच्चा बुरी तरह तड़प तड़प कर मर गया और सोचिए कि रोजे के दौरान उसने ऐसा कांड किया है और उसका तर्क बहुत ही ज्यादा और भी ज्यादा बेकार सा है। मतलब मेरे पास शब्द नहीं है कहने के लिए कि वो इंसान, उसके अंदर दिल होगा भी या नहीं ये नहीं पता, लेकिन उसके अंदर का इंसान पूरी तरह मर चुका था। उसे रोजा का तो फल छोड़िए, उसे इंसान
इंसान कहना ही बेकार है, वो दरिंदा, वहशी, वो राक्षस है जिसने उस बच्चे की बर्बरता से हत्या कर दी। और उसकी मानसिकता इतनी गिरी हुई, इतनी ओछी है कि उसने ये कहा कि बीवी से शारीरिक संबंध नहीं बना सका, इसीलिए एक रात चलते लड़के को हमने अपने हवस का शिकार बना लिया। इस पूरे मामले को लेकर यूपी सरकार अभी तक चुप क्यों है? एक भी ट्वीट अब तक नहीं किया गया। प्रशासन ने एक को गिरफ्तार किया, दूसरा अब भी फरार है। अब सोचिए कि आपके जो राज्य में बेटियां तो सुरक्षित नहीं है, बेटों को बचा लीजिए, बेटों की इज्जत बचा लीजिए, और इनकी सुरक्षा को भी लेकर आपकी तरफ से दावे किए जाते हैं, उस पर भी काम कीजिए। जितना हमारे लिए जरूरी बेटा है समाज में, उतनी ही बेटी है, और दोनों की इज्जत, घर की इज्जत है, उससे भी ज्यादा जरूरी आपके राज्य के नागरिक की इतनी खुलेआम ऐसे बर्बरता से हत्या कर दी गई, उसकी जवाबदेही आपको लेनी पड़ेगी। लेकिन सरकार चुप क्यों है? योगी सरकार चुप क्यों है? हम जवाब चाहते हैं, जनता जवाब चाहती है। यूपी सरकार जवाब दो। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।